झार जी के वॉरियर में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के सामने परिंदे कहानी लेकर आया हूँ, जिसका लेखक है निर्मल वर्मा। निर्मल इनका पूरा नाम निर्मल वर्मा है। इनका जन्म 3 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुआ है। जन्म स्थान शिमला है। पहचान हिंदी लेखक। मृत्यु 25 अक्टूबर 2005। यादगार कृतियाँ: रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत, वे दिन। निर्मल वर्मा का जीवन परिचय, जीवनी, बायोग्राफी। निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ। इनके पिताजी का नाम नंद कुमार वर्मा था, जो ब्रिटिश सरकार में डिफेंस के बड़े अधिकारी थे। इनके परिवार में माता पिता के अतिरिक्त 8 भाई बहन थे, जिनमें निर्मल जी 5वीं संतान थी। नई कहानी विधा का इन्हें प्रणेता माना जाता है। अज्ञेय की तरह इन्होंने भी पश्चिमी कहानी लेखन की विधा को हिंदी में प्रयुक्त किया। निर्मल वर्मा का साहित्य संसार संक्षिप्त ही है, मगर इन्होंने जितना भी लिखी उसकी खूबी प्रख्याति मिली। पहाड़ी जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों को वर्मा ने अपने रचनाओं के स्थान दिया है। अंधियारे गलियारे में चलते हुए कहानी शुरू हो गई। अंधियारे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल फटी आकृति खींचने लगी। 7 नवंबर। कमरे से लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। 7 नंबर कमरे। लतिका ने दरवाज़ा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुपचाप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक घुसुर फुसुर होती रही। फिर दरवाजे की चटकनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की डेहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़क का आभास था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया है मैडम। यह सुधा का कमरा था, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात के डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन ने से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब ना। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी, वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीचे कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमट कर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए। हाँ मैडम। फिर लतिका का स्वर कड़ा हो आया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिल करके और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी।
हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहाँ आकर उसने उनके मज़े को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है, उसे कभी याद ही नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह डेहरी से बाहर हो गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा सकती है? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यह बात उसने पिछले साल भी कही थी, शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हो, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का स्याह झुरमुट किसी अनजान कोने में उठकर उसे अपने को समो लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने अपने सिर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है। अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट, गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियाँ न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घने हो चली थी। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज, कभी धीमी होकर भीतर बह आती थी। हवा में सर्दी का आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी है, जिनकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही है। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर न होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी, शॉल को कंधे पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा सा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियाँ उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियाँ चढ़ने से उनकी सांसें तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुआ दी। इनसे पूछो, यही मुझे ज़बरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा, जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट सोपा और चाइस्को को कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफ़ी पी जाएगी। और उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम मिलकर कन्फेस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी ने के चेहरे पर उभरी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर, मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए, यह ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिर पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे,
जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले मैं एक बार बर्मा जरूर जाऊंगा, और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी आ जाती है। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखलाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंस पड़ते। एक सूखी बुझी हुई हंसी। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे से परकोलेटर में कॉफ़ी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्पिरिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले सालों से सुनने में आ रहा है। अंग्रेज़ों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, ह्यूबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई। मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उसे जला दिया गया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर से घिरने लगी। हवा में चिड़ के वृक्षों की साएं साएं दूर तक फैले पहाड़ियों और घाटियों में सीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में एक सर्द सुस्की सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गौरव धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह जरूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने? ह्यूबर्ट ने कहा, पिछले 5 सालों से मैं सुनाता आ रहा हूँ। फादर एलमंड के सरमन में कहीं हेर फेर नहीं होता। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सुहाते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफ़ी उड़ने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस, उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बालरूम कुमाऊं रेजिमेंट अफसर से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड्स का खेल देखने के बाद सब वह वापस बार की ओर आ रहे थे। तब उन्होंने दाईं और क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मिस गिरीश नेगी है। बिलियर्ड्स रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह कुछ ठहर गया था। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर, वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और काफ़ी भी गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनीदा रीतापन घिर आया है। हवा के झोंके से मोमबत्ती की लौ पकड़ने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छाया घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियां में यहीं रहेगी? डॉक्टर ने पूछा।
डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो का सौंपा का नॉक्टस ह्यूबर्ट की उंगलियों के बीच से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत से अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्न नील उर्मिया भंवरा का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैलती जा रही हो। लतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है, धागे में बंधे नमकीले लट्टुओं की तरह एक लंबी टेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहां शायद वह कभी नहीं जाएगी। लतिका आर्म चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप चल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही है क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज़ में चीखना, सब उन्हें ओल्ड मैन कहकर पुकारते हैं। कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू वैसे ही बन जाएगी। लतिका ने समूचे शरीर में झुरमुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया, कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था, भावुक याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या लिखा था, जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी कि उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है, अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को भी चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है, न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई है। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर, माफ़ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए ही वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियाँ बुझने लगी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कस लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम धुनों की झिड़की सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तैरते रही। डॉक्टर, आपको मालूम है, मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके, जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोए आया है। ह्यूबर्ट उसे हंसी के एक ही ठहाके में उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसोफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगल में सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चिड़ के पेड़ों की छायाएं लॉन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब होता जाता। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने
को नहीं मिलता। हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ, यहाँ कौन मुझे जानता, यही शायद मर भी जाऊँ। ह्यूबर्ट, क्या तुमसे कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर जाना काफ़ी खौफनाक बात है। ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर की ओर देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहते थे, कोई पीछे नहीं। वह बात मुझसे एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहली बनी रहती है। शायद वे ज़िंदगी में बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रैजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा। फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों को बुझती हुई लौ को देखने लगा। तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका बिलानाग क्लब जाया करती थी। गिरीश नेगी ने उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूँ, किंतु उस रोज़ कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फ़र्क पड़ता, लेट द डेड नाइट। डॉक्टर की सूखी सर्द हवा में खोखली सी शून्यता भरी थी। कौन गिरीश नेगी? कुमाऊं रेजिमेंट कैप्टन था। डॉक्टर तथा लतिका। ह्यूबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था, कितना अर्थहीन और उपहासास्पद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह इसके योग्य भी नहीं था? लतिका, वह तो बच्ची है पागल। मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके में मोमबत्तियाँ एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गई। टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देखते रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदान में बहते पहाड़ी नालों का स्वर आ रहा था। जब बहुत देर बाद कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट, मुझे माफ़ करना, मैं सिगार ख़त्म करके ही उठूँगा। सुबह बदली छाया थी। लतिका के खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया। जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। स्कूल में ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई थी। केवल चैपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं सा दिखाई दे जाता था। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीम अदरली रह चुका था, इसलिए ट्रे मेज पर रखकर स्टेशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जाकर वह सो चुकी थी। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। अजी मेम साहब, अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगल में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उस दिनों की कल्पना मात्र से उसे झाड़ लगने लगा हो। गंजे सिर पर दोनों तरफ के उसके बाल खिजाब लगाने में कत्थई रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, वो हमेशा
वह हमेशा खींचतान कर उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता था जहाँ वह बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। एक बार तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ गिरी कि भुआली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई। इतनी बर्फ थी मेम साहब कि पेड़ों की टहनियाँ तक सिकुड़कर तनों में लिपट गई थी, बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गी सा बन गया। कब की बात है? लतिका ने पूछा। अब यह तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मेम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थे। कैंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे ये अंग्रेज। 2 घंटों में ही सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाते ही 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे। अब तो सारे शेड खाली पड़े थे। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते थे। अब उजाड़ हो गया। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज यह पहली बार नहीं है जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बात सुन रही है, जब अंग्रेज बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेगी मैम साहब? दिखता तो कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन। तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। क्या कहती है मैम साहब? आपके रहने से हमारा ही भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तुम जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछली साल बर्फ़ या पानी दरारों से टपकता रहता था। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ़ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, बट साहब तो कल ही चले जाएंगे। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे। कहते हैं छाती में तकलीफ़ है। उन्हें यह मौसम नहीं रास आता। कह रहे थे लड़कियों की बस में वह भी कल ही चले जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाज़ा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि वह ह्यूबर्ट के कमरे में जाकर उनकी तबीयत भी पूछताछ कर आए, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंगे रहे हैं और वह खिड़की के बाहर बादलों को उमड़ता हुआ देखती रही। ह्यूबर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सहमा सा दयनीय हो जाता है, तब लगता है कि वह अपनी मूक निरीह याचना में उसे कोस रहा है। न वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती है, न उसे अपनी व्यवस्था की सफाई देने का साहस होता है। उसे लगता है कि इस जाल से बाहर निकलने के लिए वह धागे से जिस सिरे को पकड़ती है, वह खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। बाहर बूंदाबूंदी होने लगी थी। कमरे की टीन की छत खट खट बोलने लगी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को तह तक बिछाया, फिर पैरों में स्लीपर को घसीटते हुए वह बड़े आईने तक आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी। किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में ही उलझी रही और वह गुमसुम हो शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियाँ जमा कर ले। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियाँ मिल जाती है। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कपकपाते जाड़े में भी उसे खिड़की खोलकर ही सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा। वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड से खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहा करता था। उसके गदोले सोफे पर
लेटते ही आंख लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता था, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता कि 2 महीने के लिए उसके हवाले कर जाएं। हर साल कमरे में ताला ठोक ठोक जाती है। वह तो पिछले साल गुसल खाने के भीतर ही साकल देना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती रही थी। पहले साल अकेले में उसे बड़ा डर सा लगा था। छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साए साए करने लगते थे। डर के मारे उसे जब कभी नींद नहीं आती थी, तब वह करीमुद्दीन को रात में देर तक बातों में उलझाए रखती। बातों में जब वह खोई सी हो जाती, तब करीमुद्दीन लैंप बुझाकर चला जाता। कभी कभी बीमारी का बहाना करके वह डॉक्टर को बुलवा भेजती थी और बाद में बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगवा देती। लतिका ने कंधे से बालों का गुच्छा निकाला और उसे बाहर फेंकने के लिए वह खिड़की के पास आ गई थी। बाहर छत की ढलान से बारिश की जल की मोटी सी धारा बराबर लॉन पर गिर रही थी। मेघाच्छन्न आकाश में सरकते हुए बादल के पीछे पहाड़ियों की झुंड कभी उभर आते थे, कभी छिप जाते थे, मानो चलती ट्रेन से कोई उन्हें देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया। हवा के झोंके से उसकी आंखें झप गई। उसे जितने काम याद आते हैं, उतना ही आलस घना होता जाता है। बस की सीटें रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपए देने हैं, जो सामान हॉस्टल की लड़कियां पीछे छोड़े जा रही थी, उन्हें गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों के साथ पैकिंग करवाने के काम में भी उसे हाथ बटाना पड़ता था। वह इन कामों से उबती नहीं, धीरे धीरे सब निपटते जाते। कोई गलती इधर उधर रह जाती है जो बाद में सुधर जाती है। हर काम में किच किच रहती है, परेशानी और दिक्कत होती, किंतु देर सबेर इससे छुटकारा मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है, तब मन उचाट सा हो जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमती हुई वह कभी इस कमरे में जाती और कभी उसमें। वह नहीं जान पाती कि अपने से क्या करे। दिल कभी भी नहीं टिक पाता, हमेशा भटका भटका सा रहता है। इस सब के बावजूद सब कोई सहज भाव से पूछ बैठता है, मिस लतिका, छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही? तब वह क्या कहे? डिंग डोंग डिंग। स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैपल के घंटे बजने लगे थे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में ही कंधे पर तौलिया डाल गुसल खाने में घुस गई। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट। कैंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर 4-4 की पंक्ति में कुमाऊं रेजिमेंट की सिपाही को एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी और खुरदरी आवाज़ें स्कूल की दीवारों से टकरा कर भी भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। कैंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर 4-4 की पंक्ति में कुमाऊं रेजिमेंट की सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी और खुरदरी आवाज़ स्कूल की चैपल की दीवार से टकरा कर भी प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। ब्लेसेड आर द मीक। फादर एडमंड एक एक शब्द चबाते हुए खखारते स्वर में सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडलब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिनका प्रकाश आगे बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछली लाइनों में बेंच अंधेरे में डूबी हुई थी, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठे हुए सिर झुकाए एक दूसरे से
घुसर-फुसर कर रही थी। मिस वुड स्कूल के सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को बधाई का भाषण दे चुकी थी और अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बुड़बुड़ा रही थी, मानो धीरे-धीरे फादर को प्रॉम्प्ट कर रही हो। आमीन। फादर एलमंड ने बाइबल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक को उठा ली। हॉल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जानबूझकर बेंचों को पीछे धकेला। बेंचें फर्श पर रगड़ खाकर सीटी बजाती हुई पीछे खिसक गई। हॉल के कोनों से हंसी फूट पड़ी। मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे पर भ्रिकुटियाँ चढ़ गई। फिर अचानक निस्तब्धता छा गई। हॉल के उस घुटे हुए धुंधलके के फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दी दैट फॉलोएथ मी शैलो नॉट वॉक इन डार्कनेस, बट शैल हैव द लाइट ऑफ द लाइट। डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और अकुलाहट से भरी हुई जमुहाई ली। कब यह किस्सा खत्म होगा? उसने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि वह सकुचाकर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेलती रही और वह धीरे धीरे अपनी मूंछों को खींचता रहा। फादर एलमंड की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। जब वह छोटी थी तो अक्सर यह बात सोचकर विस्मित हुआ करती थी, क्या पादरी लोग सफ़ेद चोंगे के नीचे कुछ नहीं पहनते? अगर धोखे से वह ऊपर उठ जाए तो? लेफ्ट 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 मार्च करते फौजी बूट चैपल से दूर होते जा रहे थे। केवल उनकी गूंज हवा में शेष रह गई थी। हिंग नंबर 117। फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हॉल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली। पन्नों के उलटने की खड़खड़ाहट फिसलती एक दूसरे सिर तक फैल गई। आगे की बेंच से उठकर ह्यूबर्ट पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कायर का संग पियानो बजाना पड़ता था। रॉबर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की। अपनी घबराहट छिपाने के लिए ह्यूबर्ट हमेशा ऐसा ही किया करता था। कनखियों से हॉल की ओर देखते हुए उसने कांपते हाथों से हिम बुक खोली। लीड काइंडली लाइट। पियानो के सुर दबे झिड़कते से मिलने लगे। घने बालों के ढकी ह्यूबर्ट की लंबी पीली उंगलियां खुलने सिमटने लगी। कायर में गाने वाली लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गूंथकर कोमल स्निग्ध लहरों में बिध गए। लतिका को लगा उसका जूड़ा ढीला पड़ गया है, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा हो। मिस वुड की आंख बचा लतिका ने चुपचाप बालों में लगे क्लिपों को कसकर खींच दिया। बड़ा झक्की आदमी है। सुबह मैंने ह्यूबर्ट को यहाँ आने से मना किया था, फिर भी चला आया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को करीमुद्दीन की बात याद हो गई। रात भर ह्यूबर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था, कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके ह्यूबर्ट के चेहरे की एक झलक पाने को विफल चेष्टा की। इतने पीछे से कुछ भी देख पाना असंभव था। पियानो पर झुका हुआ केवल ह्यूबर्ट का सिर दिखाई देता था। धन्यवाद।